कभी सोचा है कि हमारी कुछ आदतें जैसे नाखून चबाना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? साइकोलॉजी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी कहती है कि इन सब की जड़ें हमारे बचपन के अनुभवों में हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए फ्रॉइड की इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को आसान बनाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मन के अंदर की आवाजें, फिर डेवलपमेंट का इंजन क्या है, उसके बाद 5 स्टेजेस का सफर, और अगर ये सफर कहीं अटक जाए तो क्या होता है, और आखिर में फ्रॉइड की इस कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। डेवलपमेंट को समझने से भी पहले जरूरी है कि हम अपने मन के अंदर की दुनिया के मेन प्लेयर्स से मिल लें, और ये हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। ऐसा कभी फील हुआ है कि एक तरफ दिमाग कहता है कर ले और दूसरी तरफ से आवाज आती है नहीं ये गलत है, जैसे एक कंधे पर शैतान हो और दूसरे पर फरिश्ता? फ्रॉइड के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही ड्रामा चलता रहता है। 3 हिस्से हैं इसके। पहला है इड, जो एकदम बच्चों जैसा है, जिसे सब कुछ अभी के अभी चाहिए। फिर है सुपर ईगो, जो हमारा मॉरल कंपास है, मतलब सही गलत की समझ। और इन दोनों के बीच में फंसा है ईगो, जो रियलिटी को देखकर इन दोनों में बैलेंस बनाता है और फैसले लेता है। फ्रॉइड ने ईगो के इस मुश्किल काम को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि ईगो एक घुड़सवार की तरह है और घोड़ा है हमारा इड, बेकाबू, ताकतवर। और घुड़सवार का काम है इस ताकतवर घोड़े को कंट्रोल में रखना, उसकी लगाम खींचकर रखना। तो बेसिकली मन के अंदर एक लगातार लड़ाई चल रही है। एक तरफ है इड, जो चलता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, मतलब मुझे अभी खुशी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये कहता है रुको, पहले देखते हैं असली दुनिया में क्या आसान है, क्या मुमकिन है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो अंदर इतनी खींचातानी चल रही है, ये हमारे डेवलपमेंट को आगे कैसे बढ़ाती है? फ्रॉइड कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाला एक इंजन है, एक खास एनर्जी, और इसे उन्होंने नाम दिया लिबिडो। तो लिबिडो क्या है? आप इसे एक तरह की साइकिक एनर्जी या लाइफ फोर्स समझ सकते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि यही हमारी बेसिक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, जो हमारे हर बिहेवियर को ड्राइव करती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये एनर्जी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर फोकस करती है, और बस यहीं से हमारे डेवलपमेंट को डायरेक्शन मिलता है। और जिन बॉडी पार्ट्स पर ये एनर्जी फोकस करती है, उन्हें इरोजनस जोन कहा जाता है। ये वो हिस्से हैं जैसे कि मुंह, एनस, जेनिटल्स, जो स्टिमुलेशन के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, और हर स्टेज में लिबिडो का सेंटर पॉइंट यही बनते हैं। ओके, तो अब जब हमें इड, ईगो और लिबिडो का आइडिया लग गया है, तो चलिए उस 5 स्टेज वाले सफर पर निकलते हैं। फ्रॉइड का कहना था कि 5 साल की उम्र तक ही हमारी पर्सनालिटी की नींव यानी फाउंडेशन रख दी जाती है। ये सफर 5 स्टेजेस में है। ओरल स्टेज से शुरू होकर ये जाता है एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और फिर जेनिटल स्टेज तक। आइए एक एक करके इन सब को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज। इस स्टेज में एक छोटे बच्चे की पूरी दुनिया, उसका यूनिवर्स, बस उसके मुंह के आसपास ही होता है। यहाँ इरोजेनस जोन है मोह। सकिंग, बाइटिंग, फीडिंग, इन्हीं चीजों से बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस स्टेज का सबसे बड़ा चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट है दूध छुड़वाना। और अगर ये आसानी से हो जाए तो बच्चे में एक ट्रस्ट और कंफर्ट की फीलिंग डेवलप होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पर। यह है एनल स्टेज। अब लिबिडो का फोकस मुंह से शिफ्ट होकर बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल पर आ जाता है। और इस स्टेज का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। जब बच्चा इस पर कंट्रोल करना सीखता है तो उसमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, एक आज़ादी की फीलिंग आती है। लेकिन अगर इस दौरान उसे डांटा जाए या शर्मिंदा किया जाए तो इसके नेगेटिव असर भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है अहम स्टेज, फैलिक स्टेज। ये वो वक्त है जब बच्चों को मेल और फीमेल के बीच फिजिकल डिफरेंसेस का एहसास होना शुरू होता है। अब इरोजेनस जोन, जेनिटल्स बन जाते हैं। और हाँ, यहीं पर फ्रॉइड ने अपने सबसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज पेश किए। बॉयज के लिए इडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक और जरूरी बात, यही वो टाइम है जब हमारा सुपर ईगो यानी कि सही गलत की समझ पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो बचपन के इन तूफानी स्टेजेस के बाद मामला थोड़ा शांत हो जाता है। आता है लेटेंट स्टेज, जहां सेक्सुअल फीलिंग्स सो जाती हैं और बच्चों का फोकस स्कूल, पढ़ाई, दोस्तों पर चला जाता है।
और फिर प्यूबर्टी के साथ आता है आखिरी स्टेज, जेनिटल स्टेज। यहाँ ये एनर्जी वापस जाग जाती है और मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट्स की शक्ल ले लेती है। लेकिन सोचिए, अगर इन स्टेजेस में से कोई एक ठीक से पूरा न हो पाए तो? अगर कोई कहीं अटक जाए तो? यहीं पर फ्रॉइड का फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो इन बचपन के स्टेजेस को हमारे अडल्ट बिहेवियर से जोड़ता है। फिक्सेशन का सीधा सा मतलब है किसी पिछले स्टेज से अटके रह जाना। ये तब होता है जब किसी स्टेज में बच्चे की ज़रूरतें या तो ज़रूरत से ज़्यादा पूरी कर दी गई हों या फिर बिल्कुल पूरी ना हुई हों, और इसका असर एडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स वाले बिहेवियर के रूप में दिखता है। तो इसका असर रियल लाइफ में कैसा दिखता है? थ्योरी कहती है कि अगर कोई ओरल स्टेज में फिक्सेट हो जाए तो उसमें आगे चलकर स्मोकिंग या ओवर ईटिंग जैसी आदतें आ सकती हैं। वैसे ही एनल स्टेज में फिक्सेशन किसी को या तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद करने वाला बना सकता है या फिर बिल्कुल ही मेसी। फॉर एग्जाम्पल, इस थियरी के हिसाब से अगर ओरल स्टेज का कोई कॉन्फ्लिक्ट ठीक से रिजॉल्व नहीं हुआ तो अडल्ट लाइफ में ये स्मोकिंग या नेल बाइटिंग जैसी आदतों की शक्ल ले सकता है। तो सवाल ये है कि आज के टाइम में इस थियरी की क्या लेगेसी है? चलिए अब इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस और इसके क्रिटिसिज्म्स दोनों पर एक बैलेंस नजर डालते हैं। चाहे इसकी कितनी भी आलोचना हुई हो, एक बात तो पक्की है, फ्रॉइड की इस थ्योरी ने साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने सबसे पहले ये बताया कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंस कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। इसने अनकॉन्शियस माइंड का आइडिया सामने रखा कि हमारे बिहेवियर को ऐसी चीजें भी कंट्रोल करती हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता, और इसने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क दिया। लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म्स भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, इस थियरी को साइंटिफिकली टेस्ट करना, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और ये थियरी बच्चों को ऑब्जर्व करके नहीं, बल्कि परेशान एडल्ट्स की केस स्टडीज पर बनाई गई थी। कई लोग मानते हैं कि ये जेंडर बायस्ड है और इसकी रिसर्च भी बहुत छोटे अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर बेस्ड थी। तो भले ही ये थ्योरी आज साइंटिफिकली प्रूव ना हो पाई हो, लेकिन इसने माइंड के बारे में हमारी सोच और बात करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक सोचने वाली बात है कि इस 100 साल से भी पुराने आइडिया के कौन से हिस्से आज भी हमारी कल्चर और सोसाइटी में जिंदा हैं।